स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 है। किसी के बुक में चैप्टर 5 हो सकता है, किसी में 7 भी हो सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड। इससे पहले हमने मनी एंड बैंकिंग का पूरा चैप्टर ख़त्म किया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते ही सबसे पहली बात जो हमारे माइंड में आती है, कंसेप्ट ऑफ एडी। सर क्या है एडी? एडी होता क्या है? एडी की जो फुल फॉर्म है वो तो आपको शो हो रही है कि सर एडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एग्रीगेट डिमांड। लेकिन एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? देखिए, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? मार्केट में हमारे पास 4 सेक्टर होते हैं। एक आपका होता है हाउस होल्ड सेक्टर, जो होता है हम लोग। इसको मैं क्लियर करके दोबारा अच्छे से समझाता हूँ आपको। देखिए, एडी मार्केट में हमारे पास 4 सेक्टर होते हैं। एक होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, एक होता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, और एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कहते हैं, यानी हमारी कंट्री के बाहर। सॉरी चाहूँगा, आवाज़ थोड़ी वैसी लग रही होगी क्योंकि करीब 4:17 हो रही है, तो आवाज़ थोड़ी वैसी हो रही होगी। लेकिन प्लीज़ वीडियो को यार अच्छे से देखिएगा, सपोर्ट करेगा, प्लस समझिएगा, अच्छे से आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ जी, तो समझेंगे। एग्रीगेट डिमांड क्या है सर? एग्रीगेट डिमांड मार्केट में हमारे पास 4 सेक्टर हैं। एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर, और एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर में हम लोग आते हैं, कंज्यूमर आते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर में वो लोग आते हैं जो हमें सामान प्रोवाइड करवाते हैं, दुकानदार वगैरह। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको मालूम ही है हमारी सरकार आती है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। यहाँ पर जो एक्स है उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट, और एम है उसे कहते हैं इम्पोर्ट। तो ये चारों सेक्टर एक साल के अंदर कितने फाइनल गुड्स पर खर्च करने की सोच रहे हैं, यानी कि जो हाउस होल्ड है वो कितना फाइनल गुड्स खरीदने की सोच रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर कितना फाइनल गुड्स खरीदने की सोच रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर कितना फाइनल गुड्स खरीदने की सोच रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना फाइनल गुड्स खरीदने की सोच रहा है। इन सब के जोड़ को, इन सब के टोटल को हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। यानी कि एग्रीगेट डिमांड एक तरीके का हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर है कि एक साल के अंदर जितने भी हमारे सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये चारों सेक्टर फाइनल गुड्स पर कितना खर्च करने की सोच रहे हैं, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। ठीक, तो ये तो होता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बेसिकली हमारा 2 तरीके के स्ट्रक्चर बना रहता है। 2 सेक्टर इकोनॉमी होता है हमारा बेसिकली, जब खर्च की बात करी जाए, जो कि मैंने बताया आपको कि अगर इस पर खर्चा कंज्यूमर करता है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि अगर इस पर खर्चा कंज्यूमर सेक्टर कर रहा है तो ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, और अगर ये खर्चा प्रोड्यूसर कर रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो कहा जाए एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई हो सकता है। यहाँ पर सी से हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और आई से हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और ए डी से आपको मालूम ही है एग्रीगेट डिमांड। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कह सकता हूँ, अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आप लोग मेरे साथ। यहाँ पर आपको इनकम दे रखी है 0, 20, 40, 60 और 80। और चलिए एडी दे रखा है आपको 30, 35, 40, 45, 50। अब जरा एक चीज़ देखिए, यहाँ इनकम 0 है और यहाँ एडी 30 है। इसका मतलब क्या है कि हमेशा कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर होगा ही होगा। सर इनकम नहीं है तो ये कहाँ से होगा? ये आपकी सेविंग में से होगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन या मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, जहाँ पे आपकी इनकम नहीं है, इनकम 0 है, लेकिन फिर भी एडी कुछ ना कुछ है, इसको हम कहते हैं मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। और आप देखेंगे जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। ये पॉइंट आपके क्लियर होता है? जी सर, ये पॉइंट हमारे क्लियर होता है। चलिए अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एडी। कंपोनेंट्स ऑफ एडी का मतलब क्या होता है कि एडी जो है
वो कैसे डिस्कस किया जाता है, एडी ने जो अपना विस्तार कर रखा है वो किस तरीके से कर रखा है। तो बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड के वो दो टाइप में हो सकते हैं। पहली होती है क्लोज्ड इकोनॉमी और एक होती है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि जो हम एडी है उसमें हम बाहर के लोगों को अलाउ ही नहीं कर रहे आने के लिए। तो जाहिर सी बात है जब बाहर के लोग नहीं आ रहे क्लोज इकोनॉमी में तो कौन नहीं आ पाएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन क्लोज इकोनॉमी में भी दो तरीके की इकोनॉमी होती है, एक होती है 2 सेक्टर और एक होती है 3 सेक्टर। तो जब 2 सेक्टर की बात करी जाती है तो वो होता है एडी इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर या फिर कह दो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर और प्लस आई यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी प्रोड्यूसर सेक्टर। लेकिन जब 3 की बात हो जाएगी तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। सी आपको मालूम ही है, आई आपको मालूम ही है, जी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ आप लोगों ने देखा कि बाहर की जो इकोनॉमी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, उसको यहाँ आने नहीं दिया जा रहा। इस वजह से जो इसका नाम है वो है क्लोज इकोनॉमी। तो सर अगर अब यहाँ ओपन इकोनॉमी की बात होगी तो सारे सेक्टर आ जाएंगे, यानी कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये होती है ओपन इकोनॉमी। यहाँ तक आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा? जी सर। तो आपको जो मैंने अभी बताया था कि इनकम भले ही जीरो होगी तब भी कुछ ना कुछ कंजप्शन भी होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, या हम कह सकते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देन हमारा आता है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, जिसको हम कहते हैं कंजप्शन फंक्शन। क्या कहते हैं? कंजप्शन फंक्शन। इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है वो भी काफ़ी अच्छे हैं और 3 से 4 नंबर में, 1 नंबर में भी बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन क्या है? कंजप्शन फंक्शन में जो सी है, ये सी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रखता है, इसी पर सारा बिहेवियर डिपेंड रहता है। हायर लेवल ऑफ वाई, जितना आपकी जो वाई यानी कि इनकम बढ़ेगी उतना ही सी यानी कि कंजप्शन बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इनकम जीरो है तो कंजप्शन जीरो, कंजप्शन कुछ ना कुछ होगा, जिसको मैंने बताया मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। तो एक जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है किसके बीच, सी और वाई के बीच, एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है सी और वाई के बीच, उसको हम क्या कहते हैं, कंजप्शन फंक्शन। जिससे हमें मालूम पड़ता है कि कैसे सी बिहेव करेगा इनकम के अनुसार। जाहिर सी बात है, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम कम होगी वैसे कंजप्शन कम होगा। लेकिन इनकम के जीरो होने पर भी कंजप्शन जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ लाइव पढ़ा रहा हूँ तो वैसे ही पूछता हूँ क्लियर है, क्लियर है। मैं सोचूंगा कि बच्चा जवाब देगा, लेकिन भूल जाता हूँ, सॉरी माफ़ करना, कभी कभी चला जाता हूँ। हाँ जी। तो अब इसमें क्या होता है, हम एस्टिमेट करते हैं दो चीज़ों का, जिसको हम, एक को कहते हैं एपीसी, एपीसी को हम फुल फॉर्म है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, कंजप्शन अपॉन इनकम, और एक होता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। सर एपीसी क्या है? एपीसी का मतलब क्या है कि आप पर जो भी इनकम हो रही है, मैं उस इनकम से एक एवरेज निकालना चाह रहा हूं कि कितनी इनकम पर आप कितना एवरेज कंज्यूम कर लेते हैं। मैंने कहा आपने 100 रुपये कमाए तो आप इतने रुपए खर्च करते हो, तो इसका मैंने पूछा एवरेज क्या आ जाएगा। मान लो आपने 100 रुपये कमाए और आप खर्च कितने कर रहे हो, 30 रुपये। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.30। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर आप 1 रुपया कमाओगे तो 30 पैसे उसमें क्या करोगे, कंज्यूम करोगे। और मैं बात करूं एमपीसी की, जिसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका कंजप्शन का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। इसको हम कहते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मैं आपको एक क्वेश्चन लेके थोड़ा क्लियर करता हूं ताकि आपको उसमें दिक्कत नहीं रहे। देखिए, वाई ले लो,
0, 50, 100, 150। इन सी ले लो, 20, 60, 100, 140। अब मैंने कहा एपीसी निकालो। एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, तो पहला डैश कर दो, 60 अपॉन 50 करके, फिर 100 अपॉन 100 करके 1 आ जाएगा, फिर 140 अपॉन 150 करके। मैंने कहा एमपीसी निकालो, तो एमपीसी भी पहला डैश। दूसरा ये 20 से 40 कितना बढ़ गया, सॉरी 60, 40 बढ़ गया। ये 0 से 50, ये 50 बढ़ गया। ऐसे ये 60 से 100 गया, अगेन ये 40, अगेन वो 50, अगेन ये 40, अगेन ये 50। ये ध्यान रखना, ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो आप लोग भी क्वेश्चन में बिना सॉल्व करे छोड़ के मत आना, है ना। क्लियर है बेटा? जी सर। इसके बाद क्या आता है बेटा हमारा, इसके बाद आता है एक एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है क्वेश्चन के लिए। एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन क्या होता है, जो आपका कंजप्शन फंक्शन होता है उसे इक्वेशन में हम कैसे लिखते हैं। जो हमारा कंजप्शन फंक्शन है उसे हम इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, उसे लिखते हैं c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके न्यूमेरिकल के बेसिस पर। यहाँ पर c बार क्या है, c बार है हमारा मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, यानी कि आपका जो कंजप्शन का लेवल है वो कम से कम कितना है। मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन वो मैंने बताया था ना, जहाँ पर हमारी इनकम 0 थी और कुछ ना कुछ कंजप्शन था, तो उसकी वजह से सेविंग माइनस में जा रही थी। ओके, अच्छा बी क्या है, बी रेफर करता है कि किस रेट से जो हमारी कंजप्शन है यानी कि सी है वो इंक्रीज हो रही है वाई के इंक्रीज होने पे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इस बी को देखकर मुझे एमपीसी की याद आ रही है, क्योंकि एमपीसी भी सर ऐसा ही करता था, कितना चेंज आ रहा है सी में इनकम के चेंज होने पर। तो आप कह सकते हैं कि जो बी है, जो बी का पैरामीटर है वो एमपीसी कह सकते हो। यस सर। और वाई क्या है सर, वाई हमारी क्या है, इनकम है। क्लियर है इतना? यस सर, इतना क्लियर है। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन लेके आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने कहा फाइंड सी व्हेन सी बार इज इक्वल टू 200, MPC इज इक्वल टू 0.5 और y इजकल टू 1000। सर मैंने आपको बताया है c इजकल टू सी बार प्लस बी वाई होता है। यस। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ b का मतलब क्या है, MPC, c बार कितना है 200, b यानी कि MPC यानी 0.5 और इनकम कितनी है 1000। 200 0.5 का 1000 में मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आएगा, और 200 प्लस 500 700 आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैं दोबारा आपको समझा दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। यहाँ पे जो B का रोल है वो बहुत ध्यान से समझना। B इज इक्वल टू MPC होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका फॉर्मूला डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके सेविंग फंक्शन को। इस वीडियो से रिलेटेड, कंसेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और डे 22 में मैं क्या करवाने वाला हूं कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में आपको 6 नंबर से लेके 8 नंबर के न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, जहां पे आपको एमपीसी, एपीसी और एमपीएस, है ना, एमपीसी वगैरह और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एमपीएस, 1 अपॉन एमपीएस, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जो बच्चे बेसिकली छोड़ देते हैं, है ना। तो उसको मैं समझाने वाला हूं कि न्यूमेरिकल को आपको कैसे कैसे करना है। सबसे पहले हम समझेंगे फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने है कि कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हम पैसा कमाते हैं, मान लो आपने 100 रुपए कमाए और उसमें से कुछ पैसे खर्च कर दिए। खर्च करेंगे किस चीज में, अपने कंजप्शन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए कमाए और 60 रुपए खर्च कर दिए, कितने बचे 40। यानी कि हमेशा मोस्टली केसेस में आपकी इनकम के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा आपका कंजप्शन में जाता है और एक हिस्सा आपका सेविंग में जाता है। तो पहले मैं बात करूंगा कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन के बारे में। ये हमारी कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन होती है C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। यहां पर C हमारा कंजप्शन है, C बार हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है, B हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और Y से इनकम।
देखो कंजप्शन का मतलब मालूम है, हम किसी गुड्स को अपने यूज के लिए ले रहे हैं। सी बार का मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन का मतलब कि आपकी इनकम भले ही जीरो हो तब भी आप कुछ ना कुछ कंजप्शन तो करोगे ही करोगे, उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। जब आपकी इनकम जीरो है फिर भी हम कहीं ना कहीं से कंजप्शन करते हैं, कहां से करते हैं? सेविंग में से। बी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आप कंज्यूम करना बढ़ाओगे, उसको हम कहेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और वाई यानी कि आपकी इनकम। अब यहां दो फॉर्मूले और आएंगे, एपीसी और एमपीसी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपकी इनकम के हिसाब से कितना कंज्यूम कर रहे हो उसे निकालोगे। एपीसी इजकल टू कंजप्शन अपॉन इनकम। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आप कंज्यूम करना कितना बढ़ा रहे हो, इसको निकालने के लिए डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि कितना कंजप्शन में चेंज आ रहा है अपॉन कितना इनकम में चेंज आ रहा है। यह बात हुई हमारी कंजप्शन की। अगर मैं सेविंग पर आता हूं तो सेविंग फंक्शन इक्वेशन में क्या होता है? सेविंग फंक्शन आपको मालूम है, यहां बचत करते हैं, खर्च नहीं करते। फॉर्मूला है, इक्वेशन है, एस इक्वल टू सी बार प्लस 1 माइनस बी अपॉन वाई। एस से हमारी सेविंग है, सी बार अभी हमने ऊपर पढ़ा ऑटोनोमस कंजप्शन, बी अभी ऊपर पढ़ा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और वाई से हमारी इनकम। अब यहां पे एपीएस यानी कि इनकम के हिसाब से हम कितना सेव कर रहे हैं, एवरेज निकालेंगे तो सेविंग अपॉन इनकम, और कितनी इनकम बढ़ने पर कितनी सेविंग बढ़ रही है उसको निकालने के लिए एमपीएस कल टू चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। कुछ और फॉर्मूले इसमें, जैसे कि एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसका फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। यहां के से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वाई से चेंज इन इनकम और आई से चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करा, उस इन्वेस्टमेंट करने पर हमारी इनकम में जो चेंज आया वो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, या हम इसे आउटपुट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। एक दो फॉर्मूलाज और हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एमपीसी के हिसाब से मेजर किया जा रहा है तो फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। और अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो एमपीएस के हिसाब से किया जाता है तो फॉर्मूला होता है आपका के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, है ना। ये दो फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद बेटा एक होता है हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट हमारा, देखो एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एएस यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट या इनकम भी कह सकते हो। एएस इक्वल टू सी प्लस एस, कंजप्शन प्लस सप्लाई या सेविंग भी कह सकते हो। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एडी इक्वल टू एएस, एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, एएस का फॉर्मूला सी प्लस एस। यहां सी से सी काटेंगे तो यह आएगा आपका एस कल टू आई, तो यानी कि हम इसे वाई स्कल टू सी प्लस एस भी कह सकते हैं और वाई स्कल टू सी प्लस आई भी कह सकते हैं। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा इंपोर्टेंट, जो आपके बोर्ड में आने के चांसेस। पहले न्यूमेरिकल में यह कह रहा है कि एमपीसी आपको फाइंड आउट करनी है। ऑटोनोमस कंजप्शन 500 करोड़ है, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट 4000 करोड़ है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दे रखी है 18000 करोड़। तो सबसे पहले मैं आपको पहला वाला न्यूमेरिकल समझाऊंगा। पहले वाले न्यूमेरिकल में देखो बेटा, एमपीसी की बात हो रही है और ऑटोनोमस कंजप्शन की बात हो रही है, यानी कि कौन सा कंजप्शन फंक्शन लगेगा, कौन सा फंक्शन लगेगा, सेविंग या कंजप्शन? कंजप्शन वाला। कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अभी, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। क्लियर है? यस। सी बार क्या था हमारा, ऑटोनोमस कंजप्शन। जी सर, और यहां ऑटोनोमस कंजप्शन आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इनकम दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। और एक मैंने अब जहां पे कौन सी इनकम है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम अभी मैंने बताया था वाई इक्वल टू सी प्लस आई भी होता है, सी प्लस एस भी होता है। यहां हमारा कंजप्शन दे रखा तो क्या है, वाई इक्वल टू सी प्लस आई। सी बार कितना है, 500 करोड़। अब देखो बेटा, हमें क्या निकालना है सर, एमपीसी निकालना है। और एमपीसी क्या होता है हमारा, बी ही तो होता है। क्लियर है? यस। अब क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है अच्छे से। देखो कंजप्शन आपको दे रखा है क्वेश्चन में, कंजप्शन आपको दे रखा है, नहीं दे रखा। सी बार दे रखा है 500 करोड़ है। क्लियर है? जी सर। इनकम दे रखी है आपको 4000 करोड़ है। ठीक है।
इन्वेस्टमेंट है, इन आई दे रखी है, इन्वेस्टमेंट है 4,000 करोड़ और इनकम है 18,000 करोड़। अब जरा एक चीज देखना, सी इजकल टू सी बार प्लस बी वाई और वाई इजकल टू सी प्लस आई। तो अगर मैं यहां वाई इजकल टू सी का फॉर्मूला सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, समझ में आ रही बात? यहां मैंने सी का फॉर्मूला दिया सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। अब फॉर्मूला, अब आप इक्वल सॉल्व कर लो। इनकम कितनी थी हमारी 18,000, सी बार कितना था हमारा 500, बी हमें फाउंड आउट करना है, इनकम 18,000 प्लस आई इन्वेस्टमेंट था 4,000 का। ये हमारा हो जाएगा 18,000, 4,500 प्लस बी 18,000, ये 4,500 वहां माइनस होगा तो 13,500, बी 18,000 और सॉल्व करूंगा तो बी को 13,500 डिवाइड बाई 18,000, तो आपका बी जो आएगा वो आएगा 0.75, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.75। अब देखेंगे सेविंग इंक्रीज हुई है 20 करोड़ और नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है 100 करोड़। यहां सेविंग की बात कर रहे हैं और इंक्रीज हो रही यानी एमपीएस, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। कितना सेविंग चेंज हुआ है 20 चेंज हुआ है और अपॉन इनकम कितनी चेंज हुई 100। सॉल्व करेंगे तो 0.20 तो एमपीएस आएगा। क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि नेशनल इनकम अगर आपको 6,000 करोड़ हो गई तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है, यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात हो रही है। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या निकल के आया है एमपीएस निकल के आया। तो मैंने आपको बताया था जब एमपीएस से करते हैं तो के इक्वल टू क्या हो जाता है 1 अपॉन एमपीएस, यानी कि 1 अपॉन 0.20 करूंगा तो के कितना आएगा 5। अब कुछ नहीं करना, के इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई करना है। के आपने 5 निकाला, आई आपका वो इनकम आपको 6,000 दे रखी, इन्वेस्टमेंट निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करके आपका आएगा 1,200 करोड़। बेटा एक क्वेश्चन आया है 80% इंक्रीज हो रही है जो इनकम वो हमारी खर्च करी जा रही है कंजप्शन में, ठीक? तो आपको निकालना है एमपीएस। अब ये बताओ यानी कि 100 रुपए में से 80 रुपए कहां जा रहे हैं कंजप्शन में, तो 20 रुपए कहां जा रहे हैं सेविंग में, जाहिर सी बात है। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर इनकम चेंज होगी तो सेविंग कितनी होगी 20 रुपए, यानी कि चेंज अपॉन एस कितना है 20 रुपए और इनकम कितनी बढ़ रही है 100 रुपए मान लू। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 0.20। ये तो इजी था, एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन देखिए दोबारा, आपको क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी है। क्वेश्चन में आपको एमपीएस यानी कि बी दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है यानी कि आई और ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है यानी कि सी बार। मैं छोटी सी कैलकुलेशन यही बताता हूं आपको मालूम है y इक्वल टू सी प्लस आई होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का फॉर्मूला, और कंजप्शन फंक्शन c इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब मैंने वैल्यू पुट करी तो y इक्वल टू सी वाली वैल्यू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। ठीक है, समझ में आई ये बात? ओके। अब मुझे y ही निकालना है, सी बार 500 दे रखा है, b 0.8 है, y निकालना है प्लस 5,000। इसको पूरे को सॉल्व करूंगा तो y यहां आ जाएगा 0.8y और ये दोनों जुड़ के 5,500। पूरा सॉल्व करूंगा y माइनस 0.8y यानी कि 0.2y इज इक्वल टू 5500, और जब 5500 को 0.2 से डिवाइड करूंगा तो इनकम आएगी 27,500। क्लियर है? आपको ऐसा क्वेश्चन गारंटी दे रहा हूं आएगा ही आएगा, लेवल ऑफ इनकम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालना है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना है। इक्विलिब्रियम लेवल दे रखी है, इनकम 5,000, ऑटोनोमस कंजप्शन यानी कि सी बार, एमपीसी 0.4 यानी कि बी। इस क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ नहीं करना, सेम वही चलेगा। y इक्वल टू सी प्लस आई और c इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। बस कहानी यहीं से शुरू, y इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। फॉर्मूला लगा देना, इनकम कितनी है 5,000, बार कितना है 500, बी कितना है 0.4, फिर 500 निकालनी है आई। पूरे को सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 2,500 इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जब आप कंजप्शन में से यानी इनकम में से इन्वेस्टमेंट माइनस कर दोगे जो बचा वो हमारा क्या है कंजप्शन, यानी 2,500 का कंजप्शन।
उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। यहां पर हमें निकालना है एमपीएस। इस क्वेश्चन को प्लीज बच्चों ध्यान से समझना। यहां हमें एमपीएस निकालना है। इनकम दे रखी है, ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है। फिर से हमने वही चीज करी। सी इक्वल टू क्या होता है, सी बार प्लस एमपीसी कह सकता हूं मैं बी को, यस सर, वाई। ठीक, सी कितना दे रखा है हमें, कंजप्शन 8000 का। सी बार कितना है 500। एमपीसी निकालूंगा इससे, अभी समझेंगे एमपीसी से क्या होगा। और वाई कितना है 10,000। ये पूरा मैं सॉल्व करूंगा। देखो यहां आपका दे रखा है क्लियरली, ओके। ये 500 रुपए यहां माइनस हो जाएगा 7,500 और ये 10,000 एमपीसी। तो एमपीसी इक्वल टू कितना आएगा 7,500 डिवाइडेड बाई 10,000, यानी कि एमपीसी कितना निकल के आएगा 0.75 बाई। लेकिन सर निकालना तो एमपीएस है, तो एक फॉर्मूला याद रखो। एमपीएस का एक फॉर्मूला होता है एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। अब आपने एमपीसी निकाल लिया, 1 माइनस 0.75, तो एमपीएस कितना आएगा 0.25। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को